साइकोलॉजी वर्ल्ड आप लोग के लिए लाया है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। इसमें से सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण जो है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, छोटा से छोटा तथ्य को भी छोड़ा नहीं गया है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण प्रतिपादन जो है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे किया गया? नंबर 1 में है केटल, नंबर 2 में है गार्डनर, नंबर 3 में है ऑर्थर जेनसन, और नंबर 4 में है स्टर्नबर्ग। तो ये किया गया था केटल के द्वारा, यानी नंबर 1 सही है, नंबर 1 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? जीएफ और जीसी। सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए जीएफ है क्या। तो इस क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसके आधार पे अन्य क्वेश्चन भी आप नीचे मार सकते हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया है। पहले मैंने रीअरेंज किया था, ठीक है, आरोही क्रम में, अब इसे अवरोही क्रम में कर दिया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, अल्टरनेट कर दिया गया, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये जो जीएफ है, ठीक है, जीएफ ये स्पीयरमैन का दिया गया है, यानी सामान्य कारक जी। यह जी जो है वो स्पीयरमैन का दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। और एफ जो है, एफ का मतलब होता है फ्लूइड, एफ का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ जो जी है, तो जी तो वही बता दिए, सामान्य कारक जो स्पीयरमैन का दिया हुआ है। स्पीयरमैन के सामान्य कारक को ही काट कर दो कारक में बदला गया, एक तो बदला गया फ्लूइड और दूसरा बदला गया क्रिस्टल, ठीक है, एक तो फ्लूइड और दूसरा क्रिस्टल। ये दो कारक में इसको बदला गया है। तो किसने बदला था? तो इसको बदला था केटल ने। किसने बदला था? केटल ने। जो यहाँ केटल आप देख रहे हैं ना, इसी केटल ने सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन भी किया है और इसको बदला है। तो किस में इसको बदला है? तो इसको बदला है एक तो जीएफ में, आएगो जीसी में। जीएफ का मतलब होता है फ्लूइड यानी तरल कारक, ठीक है, और दूसरा जो जीसी है, इसका मतलब हो गया ठोस कारक। ये क्या हो गया? ठोस, यानी एक तरल कारक और एक ठोस कारक, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? आ ही गया होगा। तो कहता है जीएफ और जीसी यानी तरल कारक और ठोस कारक तो अलग अलग दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के देश को बताते हैं। मतलब तरल बुद्धि, ठीक है, क्रिस्टल और फ्लूइड दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति का क्या बताता है? गुणात्मक को बताता है, क्रियात्मक को बताता है, संज्ञानात्मक को बताता है या दृष्टात्मक को बताता है। तो इसका जो है 3 नंबर सही है, यानी ये संज्ञानात्मक को बताता है। किसको बताता है? संज्ञानात्मक क्षमता को बताता है, चाहे वो फ्लूइड हो या क्रिस्टल हो। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि किसी बुद्धि का सीखना और उद्दीप्त होना, कोई बुद्धि सीखता है और उद्दीप्त होता है वातावरण के माध्यम से, यह कौन सा बुद्धि कहलाता है? तो ऑप्शन में है ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, गुणात्मक बुद्धि या प्रत्यक्षात्मक बुद्धि। ठीक है, यह प्रत्यक्षात्मक दूर दूर है, प्रत्यक्षात्मक होगा, छः आकार, ठीक। तो इसमें से क्या होगा? तो किसी व्यक्ति का सीखना, जो व्यक्ति देखिए, अभी हम जो समझा रहे हैं वो आगे ना जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको देखते ही मार दीजिएगा और बोलिएगा क्या सर बहुत लेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ाते, ऐसा रियलाइज हो सकता है आपको, तब समझिएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का सीखना और उद्दीप्त होना, यानी जब कोई व्यक्ति वातावरण में, समाज में रह के, स्कूल में अपने टीचर से, अपने बड़े पापा से सीखता है, अपने अंकल से सीखता है,
ठीक है, क्या करता है, सीखता है, कोई कार्य सीखता है या कोई कहीं पे जाकर सीखता है, कोई दुकान में सीखता है, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण में, अराउंडिंग, अपने आसपास सीखता है। तो वैसे बुद्धि को कहा जाता है ठोस बुद्धि। क्या कहा जाता है, ठोस बुद्धि, यानी नंबर 1 सही है। ठीक है, अगर कोई उच्च ठोस बुद्धि वाला व्यक्ति, आपको तो बता दिए ठोस बुद्धि वाला व्यक्ति क्या होता है, जो समाज में जाकर सीखता है, दुकान में जाकर सीखता है, कहीं ठेला वाला के पास जाकर सीखता है। ठीक है, यानी कोई कार्य जाकर सीखता है, यानी ग्रहण करता है। ठीक है, समाज के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा ग्रहण अगर करता है, ठीक, तो व्यक्ति तेज दर से अधिक तरल बुद्धि यानी प्राप्त करता है। और यानी कौन सा ज्ञान वो प्राप्त करता है, अगर किसी का अगर बुद्धि अगर तेज है, क्या है, अगर कोई बुद्धि तेज है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाता है, ठोस बुद्धि उसका तेज कैसे हो जाता है, काम जल्दी कैसे सीख लेता है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो नंबर 1 में अगर जीएफ बेहतर होता है, यानी अगर किसी का तरल बुद्धि बेहतर होता है तो ठोस बुद्धि बेहतर हो जाती है। ठीक है, तरल बुद्धि अगर किसी का बेहतर है तो ठोस बुद्धि बेहतर हो जाती है। अगर तरल बुद्धि बेहतर है तो ठोस बुद्धि बेहतर नहीं होती है। ठीक, अगर तरल बुद्धि बेहतर नहीं है तो ठोस बुद्धि बेहतर नहीं होती है। मतलब तरल बुद्धि अगर बेहतर नहीं है तो ठोस बुद्धि भी बेहतर नहीं होती है। अगर तरल बुद्धि बेहतर नहीं है तो जीएस बेहतर हो जाती है। तो इसमें से हम क्या मारेंगे, तो इसमें से हम मारेंगे कि अगर जीएफ बेहतर, नंबर 1 का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर जीएफ अगर बेहतर है, यानी फ्लूइड अगर बेहतर है, सामान्य बुद्धि, ठीक है, तरल बुद्धि अगर बेहतर है, तभी अगर आपका समान तरल बुद्धि बेहतर है तभी आप क्या कर सकते हैं, ठोस बुद्धि बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है केटल ने किसका उपयोग करके, यानी केटल ना उपयोग किया था, क्या, किस चीज के लिए उपयोग किया था, तो बुद्धि संरचना का पता लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए, बुद्धि संरचना का पता लगाने के लिए किसका पता लगाया था। ठीक, तो विश्लेषणात्मक विश्लेषण का पता लगाया था बुद्धि संरचना का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, या गुणात्मक विश्लेषण का पता लगाया था, घनात्मक विश्लेषण का पता लगाया था, या कारक विश्लेषण का पता लगाया था। तो जो केटल थे वे क्या किए थे, कारक विश्लेषण का पता लगाए थे। किस विश्लेषण का, कारक विश्लेषण का पता लगाए थे, यानी उपयोग किए थे बुद्धि संरचना का पता लगाने के लिए, यानी नंबर 4 सही है। ठीक है, नंबर 4 सही है, बुद्धि संरचना का पता लगाने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया था। केटल के अनुसार, किसके अनुसार, केटल के अनुसार बुद्धि के मुख्य कितने कारक होते हैं। केटल के अनुसार, अभी तो बता दिए कि बुद्धि के कितने कारक होते हैं, तो उसके हिसाब से आप भी मार सकते हैं 2, 4, 6 या 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। कौन कौन कारक होते हैं, ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, समान कारक, ठीक है, यानी वो फ्लूइड बताया था, तरल बताया था, समान कारक सही, जो स्पेयरमैन का समान कारक बुद्धि कारक था। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है केटल के अनुसार बुद्धि के जो 2 मुख्य कारक हैं, ठीक है, बुद्धि के जो 2 मुख्य कारक हैं उनके नाम क्या है, आप लोग को देख के ही मार दीजिएगा इसको हम क्या बोलेंगे। तो एक तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। कहता है वह ऐसी बुद्धि है, वह कौन, इनमें से कौन है जो ऐसी बुद्धि है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वज से मिलता है तथा यह जन्मजात होती है। तो पूर्वज से कौन मिलता है, ठोस बुद्धि, ज्ञानात्मक बुद्धि, तरल बुद्धि, गुणात्मक बुद्धि। तो इसमें से कौन मिलता है बताइए। तो इसमें से तरल बुद्धि जो है, कौन बुद्धि, तरल बुद्धि, तरल बुद्धि जो है वो अपने आप को पूर्वजों से मिलेगा। किससे मिलेगा, पूर्वजों से, चाहे दादा से हो, चाहे पापा से हो, चाहे दादी से हो, चाहे दादा से हो। ठीक है,
कहता है कि तरल बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब तरल बुद्धि अभी तो आपको लोग को पता चल ही गया होगा कि फ्लूइड के नाम से उसको जानेंगे, यानी नंबर 2 इसका सही आंसर है जीएफ। गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा आप लोग को तो मजा आ गया होगा सुन के। ठोस बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग को पता चल गया होगा कि क्रिस्टलाइज। नंबर 3 इसका आंसर सही है। ठीक है, जीए, जीबी, जीसी, जीएफ, तो 3 होगा। ठोस बुद्धि को जीसी कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है तरल बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है। किसके बारे में? तरल बुद्धि के बारे में। अब देखिए, इसको पढ़ के ना आप क्या कर लीजिएगा, जो असत्य है उसको तो चुन लीजिएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। आपको चुनना है सत्य वाला, और याद भी रखना है। क्या रखना है? याद भी आपको रखना है। तो यह बुद्धि आगमनात्मक और सामंजस्यता होती है। तरल बुद्धि जो होता है, यानी जो जीएफ होती है, कौन? जीएफ, यानी तरल बुद्धि जो होता है ना, ये सामंजस्यता रखती है और आगमनात्मक होता है, निगमनात्मक नहीं होता है। इसमें नियम वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। असत्य तो चुनना है, लेकिन हम लोग को सत्य याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इस असत्य वाला जो हम असत्य दिए हैं, जरूरी नहीं कि वही दे दे, वो चेंज करेगा ही, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा, तो उसको तो देगा ही वो, तो उसको जान लीजिए आप लोग। तरल बुद्धि के बारे में, तरल बुद्धि के निष्कर्ष सीधे तौर पर अपनी ही आधारिका का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ जो तरल बुद्धि है, कौन? यहाँ जो तरल बुद्धि है, ये अपने पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, गड़बड़ा गया, रीअरेंज हो गया। हाँ, कहता है कि यह बुद्धि आगमनात्मक और मतलब आगमनात्मक और समझता होती है, तो हाँ होती है। ठीक है, इसके बाद कहता है तरल बुद्धि के निष्कर्ष सीधे तौर पर अपनी ही आधारिका का पालन नहीं करते हैं। सही बात, ये अपना आधारिका का पालन नहीं करते हैं। अगर किसी का दादाजी में, दादाजी से पोताजी में आ जाएगा, जरूरी नहीं कि उसका बाप पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कहता है नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कहता है जीएफ यानी तरल बुद्धि मूल रूप से विकसित एक अनुवांशिकता क्षमता है, जिसका आधार जीविका होती है। सही बात है, अनुवांशिकता के आधार पे ही एक जीव से दूसरे जीव पर जाते हैं, बिल्कुल सही है। कहता है यह अधिगम स्कूली शिक्षा, ये नंबर 4 पढ़ रहा है। यह अधिगम स्कूली शिक्षा और अनुभव से स्वतंत्र होती है। सही बात, तरल बुद्धि जो है उसको स्कूली शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। स्कूली शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाकर नहीं सीखता है तरल बुद्धि। अनुभव से स्वतंत्र होती है, और अनुभव से इसको कोई मतलब नहीं है। अनुभव से नहीं, क्या कि काम कीजिएगा तो अनुभव होगा आपको, और अनुभव से ठोस बुद्धि सीखा जाता है, तरल बुद्धि नहीं। ठीक है, तो अनुभव से ही स्वतंत्र होती है। यह बुद्धि नियमों द्वारा मानकों के अनुसार संपादित होता है। बस यही गलत हो गया, यानी इसका जो है, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। यानी इसका कौन सा गलत हो जाएगा? यह बुद्धि नियमों द्वारा मानकों के अनुसार संपादित होती है। मानक के अनुसार संपादित नहीं होती है, यह वंशानुक्रम द्वारा चलता है ना। ठीक, यानी 5 गलत है, बाकी सब सही है। अब कहता है जीएफ के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है। तो इसमें भी आपको चुनना है कौन कौन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 गो चुनना है। क्या गो चुनना है? 3 गो। 3 गो इसमें से चुनना है कौन कौन सा वाक्य सत्य है। तो कहता है तरल बुद्धि के बारे में, इसका अपना एक विशिष्ट विकासात्मक प्रतिरूप होता है। सही बात, ये इसका एक विशिष्ट विकासात्मक प्रतिरूप इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है विकसित होते रहता है, यह विकसित होते रहता है। इसका एक प्रतिरूप होता है, इसको कोई जबरदस्ती आप सीख नहीं सकते, अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। कहता है यह मूर्तवादी व्यक्ति के मानव व्यवहार को समझने हेतु किए गए अनुसंधान है। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो है मूर्तवादी नहीं होता है, ये अमूर्तवादी होता है। सबसे पहला यहीं पे गलती पकड़ा गया। क्या होता है? ये अमूर्त, मूर्त नहीं होता, मूर्त तो ठोस वाला होता है। आइए तो हम, ये तो क्या है, तरल बुद्धि है, तरल बुद्धि अमूर्त है।
ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं। आपको तो गलत पकड़ा गया, गलत समझ में आ गया कि इसमें से असत्य है, ये बाकी तीनों हमको सत्य ढूंढना है। कहता है इस बुद्धि के परिणाम में पहेलियों का प्रत्याहन और सटीकता से हल करने की गति, अगर कोई पहेली हल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना प्रभाव, तरल बुद्धि का प्रभाव इस पर पड़ता है, ये बात सही है। इसका कहता है यह वयस्कता के प्रारंभिक दशक तक तो बढ़ती है, मतलब जब तक आप वयस्क हैं तब तक तो लगभग बढ़ती है ही, प्रारंभिक दशक तक, लेकिन बाद में धीरे धीरे घटने लगता है तरल बुद्धि। तो बिल्कुल सही है, पहले बढ़ता है, एक एज उम्र तक बढ़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कहता है तरल बुद्धि का मूल्यांकन इनमें से किस किस माध्यम द्वारा किया जाता है? किस बुद्धि का? तरल बुद्धि का। तो इसमें ना देखिए, हम कोई भी ना नहीं वाला नहीं डाले हैं, इसमें आपको सारा याद करना होगा। यानी तो अगर तरल बुद्धि का अगर आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, क्या करना है? मूल्यांकन करना है, ठीक है ना, यानी इवेल्युएटेड करना है, तो आपको सारा इसमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर भी बता दें, फिर भी आपको हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सा सत्य है, लेकिन ध्यान किस पे नहीं देना है? तो ध्यान आपको ना टर्मेन का मेरिल बुद्धि परीक्षण, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। टर्मेन का मेरिल बुद्धि परीक्षण। अब बाकी सब पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि ये कुछ अंशों तक मापता है, मतलब इसका अंशों की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसको नहीं गिना जाता है। यानी तरल बुद्धि को अगर मतलब मूल्यांकन करना है तो आपको केटल के कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट का उपयोग करना होगा। किसका? कैटल का। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट किसका है? तो कैटल का। किस तरह का हम बुद्धि मापते हैं इससे? तो इसे तरल बुद्धि को मापा जाता है कैटल के कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट से। उसी तरह रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रेवन का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से भी तरल बुद्धि मापा जाता है। और भाटिया का जो है परफॉर्मेंस बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस, इससे भी। और वैक्सलर जो है, वैक्सलर एडल्ट, ठीक है, इससे भी जो है, इस स्केल से भी जो है तरल बुद्धि मापा जाता है। यानी कैटल का कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या सेज होगा, ठीक है, नहीं लिखे हैं, और भाटिया का परफॉर्मेंस बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस और WAIS, इन चारों से, यानी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, इन चारों से जो है तरल बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, टर्मेन का मेरिल बुद्धि परीक्षण आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि केटल के साथ साथ किस मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को GF या GC का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है केटल के साथ साथ? तो विलियम जेम्स, हार, गार्डनर या जोहान्स निकोबर। तो ये किया जाता है नंबर 2, यानी हार। किसके द्वारा? हार्न के द्वारा। कहता है केटल और हार्न मनोवैज्ञानिकों ने किसके सिद्धांत को GF या GC का सिद्धांत में बांट दिया? मतलब केटल और वो हार्न ने तो बांटा है ना, तो इनमें से किसके सिद्धांत को? मैंने बहुत बार चर्चा किया है, हो सकता है आप मार देंगे। स्पीयरमैन, गार्डनर, जोहान्स निकोबार या हेगल अली। तो इनमें से जो है ना स्पीयरमैन का समान कारक सिद्धांत को ही 2 भागों में बांटकर केटल और हार्न ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। कहता है स्पीयरमैन के किस कारक को तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का आपको तो बताइए दिए कि सामान्य कारक। नंबर 4 जो है इसका आंसर सही है, नंबर 4 समान कारक को ही बांट दिया था केटल ने। ठीक है, कहता है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के बीच, यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टल के बीच सहसंबंध कितना होता है केटल के अनुसार? 0.05, 0.115, 0.2, 25, 0.35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। कहने का मतलब ये था कि दोनों के बीच में जब संबंध देखा ना केटल ने, तो केटल को संबंध मिला 0.25।
जीएफ बुद्धि में मस्तिष्क के कौन कौन से 2 मस्तिष्क क्षेत्र शामिल हैं? क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि जीएफ यानी तरल बुद्धि में मस्तिष्क के कौन कौन से 2 मस्तिष्क क्षेत्र इसमें शामिल हैं? लघुकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अवधान से संबंधित, ध्यान से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला आंसर हो जाएगा लघुकालीन स्मृति, यानी तरल बुद्धि जो है वो लघुकालीन स्मृति से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल बुद्धि का संबंध लघुकालिक स्मृति से है। क्लियर हो गया? एक और है अवधान से संबंधित। किससे? अवधान से संबंधित। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है कि केटल के तरल बुद्धि में इनमें से क्या क्या सम्मिलित होता है? यानी केटल का जो तरल बुद्धि है तो इसमें से क्या क्या सम्मिलित होता है? नंबर 1 में है अशाब्दिक संस्कृति मुक्त, सापेक्ष संस्कृति मुक्त, शाब्दिक संस्कृति मुक्त या विशेष निर्देश मुक्त। आप लोग को अगर पहले से आता है तो वीडियो पॉज करके मार लीजिए, फिर देख लीजिए आंसर कौन है। तो इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर सही है, यानी अशाब्दिक संस्कृति मुक्त। केटल के तरल बुद्धि इनमें से क्या क्या सम्मिलित है? तो अशाब्दिक संस्कृति मुक्त सम्मिलित है। इसके बाद सापेक्ष सांस्कृतिक मुक्त भी सम्मिलित है। कौन? सापेक्ष सांस्कृतिक मुक्त भी सम्मिलित है और विशेष निर्देश भी सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से शाब्दिक सांस्कृतिक मुक्त यानी नंबर 3 सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है तरल बुद्धि में, यानी अशाब्दिक सांस्कृतिक मुक्त, सापेक्ष सांस्कृतिक मुक्त और विशेष निर्देश। ठीक। इसके बाद कहता है तरल बुद्धि के बारे में इनमें से क्या सत्य है? तरल बुद्धि के बारे में नंबर 1, इसका निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। बिल्कुल सही। इसके बाद व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज से ग्रहण करता है। बस यहीं पे फॉल्ट हो गया, काहे कि तरल बुद्धि कोई ग्रहण करने का चीज नहीं है। इसके बाद यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभाव कार्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। यह हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसी के प्रभावी कार्य पर यह निर्भर करता है। इसका उपयोग नई परिस्थिति में अनुकूलन के समय पड़ता है। हाँ, जब नई परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें अनुकूलन में इसका जरूरत पड़ता है, यानी इसका 2 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, अब बाकी सब सही है। ठीक है। कह रहा तरल बुद्धि द्वारा वस्तुओं के बीच संबंध का परीक्षण करने में, यानी तरल बुद्धि अगर वस्तु का संबंध जानना अगर चाहता है तो इनमें से किसका किसका जरूरत पड़ेगा? किसका? तरल बुद्धि को। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले है दृश्यता परीक्षण, अक्षर परीक्षण, श्रवण परीक्षण और श्रृंखला परीक्षण। तो इनमें से किसका किसका जरूरत पड़ता है? तो सबसे पहले ना इसमें से जरूरत पड़ेगा नंबर 1 का, यानी दृश्यता परीक्षण का जरूरत पड़ेगा। अगर तरल बुद्धि को अगर किसी वस्तु के संबंध को जानना है तब 2 वस्तुओं के बीच के संबंध को। ठीक। इसका अक्षर परीक्षण का भी जरूरत उसको पड़ेगा। इसका दृश्यता परीक्षण, अक्षर परीक्षण और श्रृंखला परीक्षण, ये तीनों परीक्षण का जो है तरल बुद्धि को किसी 2 वस्तुओं के मतलब संबंध को जानने के लिए जरूरत पड़ता है इन सब परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्या कि इनमें से किसका संबंध तरल बुद्धि से है? जो तरल बुद्धि होता है ना, जो फ्लूइड बुद्धि होता है ना, जीएफ, उसका संबंध इनमें से किससे है? तो मूर्ति कला क्षमता से है, मूर्त तर्कना क्षमता से है, अमूर्त तर्कना क्षमता से है या अमूर्त कला से है? तो सबसे पहले तो बता दिए थे कि मूर्त तो होगा नहीं इसमें कोई भी हालत में, तो इसका क्या हो जाएगा? अमूर्त वाला। क्या हो जाएगा? अमूर्त, क्या कि तरल बुद्धि है। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके ज्ञान और कौशल को हासिल करता है। सही बात है, आप लोग समझ में आ गया होगा, लोड हो गया होगा, हम जान रहे हैं। वह इनमें से किस बुद्धि में सम्मिलित होता है? तो ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, ज्ञानात्मक बुद्धि या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बुद्धि। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ठोस बुद्धि, काहे कि हासिल किया है ना। कहता ठोस बुद्धि के बारे में इनमें से क्या और कौन सा सत्य है? किसके बारे में? ठोस बुद्धि के बारे में।
यह जो है निगमनात्मक और असमंजसात्मक होती है। तो नियम हाँ होता है। जो तरल बुद्धि था उसमें लिखे थे आगमनात्मक और सामंजस्यात्मक, मतलब सामंजस्य बिठाता है, लेकिन ठोस बुद्धि में वैसा चीज नहीं है, वो असामंजस्यात्मक होती है और आगमनात्मक न होकर निगमनात्मक होती है ठोस बुद्धि। ठीक, समझ में आ गया होगा। पहला वाला सही हो गया। दूसरा कहता है कि इसके निष्कर्ष सीधे तौर पर अपनी ही आधारिका का अनुसरण करते हैं, जबकि तरल बुद्धि ना अपने आधारिका का अनुसरण नहीं करता था, लेकिन ठोस बुद्धि का एक आधार होता है। ये काम सीख गया तो ये काम कर सकते हैं, ये काम सीख गया तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। इसके बाद कहता है ठोस बुद्धि, इस बुद्धि में नियम आदि का प्रभाव गौण रूप से देखा गया है, यानी इसमें नियम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा रे बउआ। तो ये 3 नंबर का हो गया, गलत हो गया। इसके बाद है नंबर 4, कहता है ठोस बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है और व्यस्तता के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। सही बात है, ठोस बुद्धि ना धीरे धीरे बढ़ेगा और जब आप व्यस्त हो जाइएगा ना तो ज़्यादातर मामला में ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो घटता नहीं है। लेकिन हाँ 65 वर्ष की उम्र के बाद जो है थोड़ा थोड़ा गिरावट होने लगती है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ देखेंगे आप लोग, कहता है कि ठोस बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। इसके बारे में, ठोस बुद्धि के बारे में आप लोग को थोड़ा हो सकता है आवाज़ का साउंड सुनाई दे रहा होगा। मेरा बगल में मशीन चल रहा है और ये हमें बहुत परेशान करता है, मशीन चलाकर हमेशा परेशान करता है। ठोस बुद्धि के बारे में इनमें से, इसीलिए कभी मैं दिन में ना वीडियो नहीं बना पाता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ रात में बनाता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। अभी जो है दिन में हम मतलब ये बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो कहता है ठोस बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। तो असत्य जानकर क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो करेंगे नहीं, हम लोग को सत्य जानना है। तो कहता है ताकि कभी भी एग्जाम में दे सके, क्योंकि हमने जो दिया है ऑप्शन असत्य का, वो ऑप्शन तो एग्जाम में देगा नहीं, लेकिन सत्य को नहीं बदल सकता है वो। ठीक, तो प्रत्येक प्रकार की ठोस बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी प्रत्येक प्रकार की जो जीसी होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, लेकिन जीएफ पर निर्भर करती है। सही बात, अगर फ्लूइड अगर आपका मतलब रहेगा ना तो उसी के आधार पे ही आप जीसी यानी ठोस बुद्धि सीखते हैं, लेकिन ठोस बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसका कहता है यह अनुभव, अधिगम और वातावरण का परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात है, आप अनुभव से सीखते हैं, ठीक है, अधिगम करके सीखते हैं, याद करके, वातावरण का परिणाम, वातावरण में जैसा वातावरण होता है वैसा सीखते हैं। कोई खराब वातावरण में रहता है खराब बातें सीखेगा। ठीक है, कहता है जीसी यानी ठोस बुद्धि के परिणाम, नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कहता है जीसी के परिणाम मौखिक क्षमता, भाषा का विकास, पढ़ने की समझ, अनुक्रमिक तर्क, अनुक्रमिक लगातार वाला जो होता है क्रम व क्रम, उसके अनुसार सामान्य ज्ञान होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ठोस बुद्धि में ये सब होता है। कहता है यह बुद्धि व्यक्ति अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है। ये तो सरल बुद्धि का है, यानी वाला क्या हो गया, नंबर 4 गलत हो गया, बाकी सब सही है। कहता है कि ठोस बुद्धि में किस स्मृति से संबंधित मस्तिष्क क्षेत्र शामिल होता है। लघुकालिक, दीर्घकालिक, प्रत्यक्षकालिक या सामान्यकालिक। एक और बात बता दें कि तरल बुद्धि का जो संबंध होता है, किसका, तरल बुद्धि का जो संबंध होता है वो होता है जीएफ से, फ्लूइड से, लेकिन जो ठोस बुद्धि का संबंध होता है, ठीक है, किसका, ठोस बुद्धि का जो संबंध होता है वो होता है दीर्घकालिक से। लेकिन बात करते हैं अगर जीएफ का, तो जीएफ का संबंध होता है लघुकालिक से। किसका होता है, लघुकालिक, यानी तरल बुद्धि का संबंध होता है लघुकालिक से और ठोस बुद्धि का संबंध होता है दीर्घकालिक से। कहता है कि ठोस बुद्धि का मूल्यांकन, जिसका का मूल्यांकन किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। अभी हम देखिए उसके पहले बताए थे क्या कि तरल बुद्धि का मूल्यांकन जो है किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ठोस बुद्धि का मूल्यांकन।
कैसे कैसे किया जाता है, मतलब किसके आधार पे? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेवल ऑफ वोकेबलरी या लिसनिंग लेवल ऑफ वोकेबलरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ठोस बुद्धि का जो मूल्यांकन होता है, किस बुद्धि का? ठोस बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार आप कर सकते हैं? तो रीडिंग करवा के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा। और दूसरा दूसरा होता है लेवल ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी उसका किस लेवल का है उसको भी देखकर ये ठोस बुद्धि का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, रीडिंग और लेवल ऑफ वोकेबलरी। इसके बाद कहता है किसी विशेष संस्कृति में औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कर दी जाती है। आपको किसी संस्कृति में भेज दिए हम और औपचारिक या अनौपचारिक तरफ से आपको शिक्षा दे दी है, ठीक है। तो आपका जो शिक्षा हुआ वो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? तुच्छ बुद्धि, अधिक बुद्धि, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। हमको 100% विश्वास है कि आप लोग जरूर मार दीजिएगा। मेरे मारने से पहले, बोलने से पहले क्वेश्चन पढ़ रहा था उसी में आप लोग मार दिए होंगे। तो ठोस बुद्धि, आप लोग इतना गहन कर अध्ययन कर लिए इसमें कि आप लोग को काम हो गया होगा। कहता है अगर किसी व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? अगर किसी व्यक्ति द्वारा सूचनाओं का प्रत्याहन किया जा गया, कोई व्यक्ति सूचनाओं क्या किया? प्रत्याहन किया, तथा सामान्य ज्ञान का उपयोग को किस बुद्धि का तत्व माना जाता है? ठीक है। तो अगर कोई चीज याद किए हैं तभी ना उसको उपयोग कर पाइएगा, उसका यूज कर पाइएगा। तो किस बुद्धि का होगा? तो वो ठोस बुद्धि का होगा। किस बुद्धि का होगा? ठोस। कहता है कि ठोस बुद्धि की उत्पत्ति तब होती है जब तरल बुद्धि को डैश में व्यक्ति उपयोग करता है। ठोस बुद्धि का उपयोग कब होता है बताइए तो आप लोग? तो संस्कृति में, समाज में, परिवार में, मानसिकता में होता है। तो है समाज में, परिवार में, सब में होता है, मानसिकता में नहीं होता है मतलब। लेकिन फिर भी, लेकिन सांस्कृतिक में सब आ जाता है, सांस्कृतिक में सब आ जाता है, इसलिए सांस्कृतिक आप लोग यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का मापक कैटल के अनुसार इनमें से कौन सा हो सकता है? अब देखिए हुआ था क्या कि तरल बुद्धि जो है या ठोस बुद्धि का मापक इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा संस्कृति, फ्री संस्कृति मुक्त बुद्धि, संस्कृति मुक्त बुद्धि, प्रत्यक्ष संस्कृति मुक्त बुद्धि या ज्ञानात्मक संस्कृति मुक्त बुद्धि। करने का मतलब ये था कि तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का मापक कैटल के अनुसार जो किया गया था, तो किसके अनुसार किया गया था? तो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के द्वारा, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के द्वारा। लेकिन संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? कोई विशेष संस्कृति होता है, उस संस्कृति से सबको अलग कर दिया जाता है, इसका बुद्धि मापा जाता है। तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें बहुत सारी आलोचना हुई थी जिसके कारण संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण को बदल दिया गया था। तो आलोचना के कारण सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि के पूर्व कल्पना के आधार पर कैटल ने किस परीक्षण का निर्माण किया? तो उसको आलोचना के कारण जो है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण को बदल दिया। तो नया नाम क्या दे दिया था कैटल ने, वो आपको बताना है। तो सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण, सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण, सांस्कृतिक बुद्धि लब्धि परीक्षण या सांस्कृतिक ज्ञानात्मक लब्धि परीक्षण। इसके पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन था, तो समझे होंगे तो ठीक है, वरना अभी तो हम बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण, यानी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण को, यानी संस्कृति से मुक्त कर देगा एक व्यक्ति को, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है ना इसको नाम बदलना पड़ा आलोचक के कारण, आलोचना हो गया तो इसका नाम दे दिया सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण। प्रयास किया गया था इसमें से। कहता है सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण में संशोधन करने के कारण और किस मनोवैज्ञानिकों के साथ इनका नाम जो है जोड़ दिया? कहने का मतलब ना सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण तो पहले बनाया था कैटल ने, लेकिन बाद में बना दिया क्या? सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण। तो किस मनोवैज्ञानिक ने और भी सहायता तो किया होगा, उसका नाम क्या है? तो जॉनसन, लिबर्टी, हेगेल या हार्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हार्व। इसके बाद कहता है सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण, सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण संशोधन के बाद कौन से प्रमुख कारक जोड़े गए? मतलब सांस्कृतिक पहले मुक्त बुद्धि परीक्षण था, बाद में सांस्कृतिक फेयर बुद्धि परीक्षण किया गया, तो इसमें से का जोड़ा गया एक्स्ट्रा?
तो इसमें दृष्टि संसाधन जोड़ा गया, विजुअल, ठीक है। इसका श्रवण संसाधन, परिणात्मक संसाधन, गति संसाधन, पठन एवं लेखन की सुविधा, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन संचयन और पुनः प्राप्ति को जोड़ा गया। अब क्या होता है इसमें, कैसे उपयोग होता है, थोड़ा इसका हम लोग चर्चा करेंगे नीचे में जाकर, ठीक है। तो कहता है किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया कि कुछ क्षमताओं को असुरक्षित क्षमता कहा जाता है। कुछ क्षमता को जो है असुरक्षित, इनमें से कुछ क्षमता ऐसा जो आपको पढ़े ना अभी हम, इसमें से कुछ क्षमता असुरक्षित क्षमता है, क्योंकि उम्र बीतने के साथ साथ उनमें कमी होती है और मस्तिष्क क्षति होने पर क्षति के पहले की स्थिति पर कभी नहीं पहुंच पाते। एक बार अगर क्षति हो गया जो आप सीख गए हैं, फिर वापस आप नहीं उसको पूर्ण कर पाते, ठीक है, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाते। तो किसके द्वारा कहा गया ऐसा, तो होफर, जॉनसन, लिबर्ट या हार। तो इसमें से दो मनोवैज्ञानिक थे जो इन्होंने कहा, एक तो होफर ने ये बात कही थी और दूसरा हार ने ये बात कही थी कि एक बार अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, वो चीज़ अचीव करने के बाद वो बाद में ख़त्म हो जाता है और फिर वो जो अचीव किए दोबारा नहीं कर पाते। जैसे आपने कुछ मतलब हमेशा फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते थे, फिर पढ़ाई आपने छोड़ दिया, लीव कर दिया और फिर आपने ज्वाइन किया पढ़ाई, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो असुरक्षित क्षमता कहलाता है वो क्षमता। कहता हार ने सभी कारकों को कितने भागों में बांटा है, 2, 3, 4, 5। तो हार ने सभी कारक जो कारक थे उसको बांटा है 2 भागों में। कौन भागों में, 2। तो दोनों भाग, एक भाग तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, अब दूसरा भाग का चर्चा करेंगे। केटल और हार द्वारा बांटे गए कारक को 2 क्षमताओं में बांटा है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो सुरक्षित क्षमता, असुरक्षित क्षमता, संपोषित क्षमता या असंपोषित क्षमता। तो पहला वाला का चर्चा हम असुरक्षित क्षमता के बारे में कर चुके हैं जो हम बताएं अभी, ठीक है। सभी क्षमता को 2 क्षमता में बांट दिया, वो असुरक्षित सभी को, यानी जितने भी कारक दिए गए थे उन सभी कारक को 2 क्षमता में बांट दिया, एक असुरक्षित और दूसरा कौन है, तो दूसरा है संपोषित। दूसरा कौन है, संपोषित, संपोषित क्षमता। ये 2 क्षमताओं में बांट दिया। अब कहिएगा संपोषित क्षमता क्या होता है, तो आप लोग जान रहे होंगे, भरण पोषण वाला। तथा हार द्वारा संशोधित होने पर किस क्षमता को विशेष क्षमता कहा गया, तो संपोषित क्षमता को विशेष क्षमता कहा गया। किस क्षमता को, संपोषित, नंबर 3। कहता है, अब खत्म हो रहा है तो इसको जल्दी से हम खत्म कर देंगे। कहता है कि तरल बुद्धि की उत्पत्ति यानी जीएफ की उत्पत्ति जैविक कारक में होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक है नहीं। जबकि जीसी की सीखने के डैश और डैश माहौल में, उसका तो जैविक कारक वातावरण में होता है जीएफ का, ठीक है, लेकिन इसका किस कारक में होगा, तो उत्प्रेरक प्रेरणादायक, फर्स्ट में उत्प्रेरक बाद प्रेरणादायक बनाएगा, या प्रेरणात्मक और उद्दीप्तिकारक कारक, उद्दीप्तिक कारक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, उद्दीप्तिक कारक या प्रेरणादायक या उद्दीप्तिक कारक या उत्प्रेरक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3, यानी उद्दीप्तिक कारक और प्रेरणादायक माहौल में। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जीएफ, बता चुके हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग मार लीजिए डायरेक्ट। कहता है जीएफ यानी जो तरल बुद्धि है इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करती है, किस प्रक्रिया का, तो आप लोग जान गए होंगे तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, निगमनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, क्रियात्मक, गत्यात्मक। तो आप लोग फटाक से मार लिए होंगे आगमनात्मक, हमको पता है आप लोग मार लिए होंगे। कहता है कि जीसी का, अब जीसी के बारे आ गया कि जीसी किसको प्रतिनिधित्व करता है, तो गत्यात्मक, सेलेक्ट कर लो, गत्यात्मक, क्रियात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक। तो जीसी यानी जो ठोस बुद्धि होता है, यानी क्रिस्टलाइज बुद्धि जो होता है, वो निगमनात्मक को प्रतिनिधित्व करता है।
कहता है जब व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो वह डैश का उपयोग करता है। जब व्यक्ति को नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो किसका उपयोग करता है? और ज्ञान और सामान्य जानकारी की स्थिति में जिसका उपयोग करेगा। जब व्यक्ति को नहीं पता है क्या करना है ना, तो हमेशा याद रखिएगा वो लोग हमेशा तरल बुद्धि का उपयोग करेगा। कौन बुद्धि का? तरल बुद्धि का। जब क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या करना नहीं करना है, तो तरल बुद्धि का उपयोग कीजिएगा। और जब ज्ञान और सामान्य जानकारी की स्थिति में, ज्ञान और सामान्य जानकारी स्थिति में उपयोग करते हैं, जब आपको पहले से ज्ञान है तो इसका मतलब आप ठोस बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। कौन बुद्धि का? ठोस बुद्धि का, क्रिस्टल बुद्धि का। और ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि केटल सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया गया था? ये लास्ट है। आप लोग ना क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लीजिए, माफ़ कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा साइकोलॉजी से क्वेश्चन डालते रहते हैं और आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर रहिए, और मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि किसके लिए बनाया गया था? ठीक है, केटल का 4 वर्ष, यहाँ देखिए वर्ष होगा, यहाँ मिस्टेक है मेरा, 4 वर्ष वही काट देते हैं इसको, 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के मानसिक रोगी वाले व्यक्ति के लिए 4 से 16, या देखिए यहाँ भी वर्ष गलत है, 4 कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, तो 4 से 24 या 4 से 32 वर्ष वाले मानसिक रोग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है नंबर 1 है। लेकिन आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इससे भी धाकड़ होगा, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब मंदिर में भी जाकर अगर कहेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपका नहीं छूटेगा, ऐसा संभव है। मतलब पर्याप्त है कहना मेरे लिए कि नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं जो है छोड़ता ही नहीं हूँ, छोटा से छोटा टॉपिक उठा के देता हूँ आप लोग को, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल जाता है। अगर 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में तो ऐसा रह जाएगा कि पूछिए मत। चलिए।